सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ बंडूरा एंड वाल्टर्स। ठीक है, दोनों ने क्या है सोशल लर्निंग थ्योरी दी है। बंडूरा और वाल्टर्स की जो थ्योरी है वो 1969, 73, 77, 86 और वाल्टर्स ने 1963। इन्होंने क्या है हमारे डिजायरेबल और अनडिजायरेबल बिहेवियर के ऊपर स्टडी की। ठीक है, स्टार्टिंग में जितने भी ये बिहेवियरिस्टिक थे, इन्होंने क्या है इनका जो पर्सपेक्टिव था, जो नजरिया था, वो बहुत ही क्या था संकीर्ण था। ठीक है, इसमें मिलर ने और डोलार्ड स्किनर जिन्होंने क्या है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव को भी शामिल किया। कॉग्निटिव लर्निंग यह मानता था कि मनोवैज्ञानिक कारक व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जबकि सोशल लर्निंग थ्योरी ये स्वीकार करता था कि हमारे बिहेवियर को इन्वायरमेंटल फैक्टर प्रभावित करते हैं। अतः यहाँ पर SLT सोशल लर्निंग थ्योरी की यह धारणा है कि मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारक संयुक्त रूप से वशिष्ठ व्यवहार के विकास को प्रभावित करते हैं। SLT बिहेवियर की मॉडलिंग और उस पर ध्यान देने पर बल देता है। मॉडलिंग से भी प्राय है वह सब कुछ करना जो अन्य लोग करते हैं। देखो भाई, इसने बोला है जो बंडूरा है और जो वाल्टर्स है उन्होंने क्या है अपनी थ्योरी प्रपाउंडेड की 1969 में, लेकिन बीच बीच में क्या है इन्होंने इसमें कुछ नई चीजें ऐड करते गए और 1986 तक इन्होंने ये काम किया। और वाल्टर्स ने 1963 में ही ये थ्योरी दे दी थी और फिर बंडूरा में इसने कुछ चेंजेस किए। इन लोगों का क्या मानना था, जो इससे पहली थ्योरी हमने की स्किनर ने तो ये बोला कि हमारे ऊपर कॉग्निटिव इफेक्ट पड़ता है, यानी कि हमारे उसमें व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यानी कि सोशल लर्निंग ये मानती कि मनोवैज्ञानिक कारक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जो हमने स्किनर वाले की थ्योरी की उसमें ये था कि जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो हमारे बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। लेकिन नाम से ही, इसके नाम से पता लग रहा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, कि इस थ्योरी में हमारे बिहेवियर के ऊपर हमारे जो सामाजिक कारक हैं, हमारे पर्यावरण के जो कारक हैं, वो हमारे बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये ज्यादा से ज्यादा क्या है समाज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मोल्डिंग से पूरा सब कुछ करना जो अन्य लोग करते हैं के साथ कॉग्निटिव की ओर ध्यान भी देना है, एटीट्यूड और विश्वास, बिलीफ, ये सारी इमोशन, अदर्स। SLT संज्ञानात्मक व्यवहार पर्यावरण प्रभाव के अंतर्गत, यानी कि जो हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी है वो ये मानती है कि भाई हमारे बिहेवियर में हमारे जितने भी कॉग्निटिव फैक्टर है, संज्ञानात्मक फैक्टर हैं और हमारे पर्यावरणीय फैक्टर हैं, इन दोनों को उन्होंने स्वीकार किया है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने निम्नलिखित सिद्धांत दिए हैं। उन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को अर्जित किया है। उन्होंने बोला है कि सबसे पहले हमें क्या है ऑब्जर्वेशन लर्निंग करनी होती है। ऑब्जर्वेशन यानी कि बच्चा पहले क्या है ऑब्जर्व करता है, देखता है, अपने माता पिता को भी अपने घर में देखता है और उसी के अकॉर्डिंग बच्चा क्या करता है रिएक्शन करता है। ठीक है, वो जो भी वर्ड हैं, जो भी इमेजेस हैं, जो भी कोड है वो अपने दिमाग में छाप लेता है और ऑब्जर्वेशन के माध्यम से बच्चा यह सीख रहा है, यानी कि अपने समाज को ऑब्जर्व कर रहा है जिस सोसाइटी में रहता है और उसी के अकॉर्डिंग बच्चा क्या कर रहा है व्यवहार कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ऑब्जर्वेशन द्वारा बच्चा क्या करता है इंटीग्रेटेड करता है। पहले उन्हें ऑब्जर्व किया, फिर वह चीजों को अदर चीजों के साथ मैच करके इंटीग्रेट करके चीजों को सीखता है और अपने बिहेवियर के साथ उसको कनेक्ट करता है, ये बंडूरा बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया है, मेन बात यही बताई है। सोशल लर्निंग थ्योरी में नाम से ही पता लग रहा है कि बच्चे का जो व्यवहार है वह सामाजिक कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। और इन्होंने भी अपनी जो थ्योरी है उसमें एटीट्यूड को भी, संज्ञानात्मक को, व्यवहारात्मक और पर्यावरण प्रभाव को स्वीकार किया है। इनका मानना है, इन्होंने अपना सिद्धांत शुरू करने से पहले कुछ नियम दिए जिसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहले बच्चा ऑब्जर्वेशन लर्निंग के थ्रू सीखता है। वह अपने आस पड़ोस को, अपने माता पिता को देखता है और उसी के अकॉर्डिंग वह वर्ड, लेबल, इमेज, कोडेड सारी चीजें सीखता है। उसी के अकॉर्डिंग वह व्यवहार सीखता है और उसी व्यवहार को फिर वह अपने बिहेवियर के साथ इंटीग्रेट करता है और फिर आगे बढ़ता है। अब इसने क्या है जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसमें मॉडलिंग बिहेवियर को परिभाषित किया है, जिसमें उसने अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन
मोटिवेशन। 4 चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर मेन शामिल किया है। सबसे पहले तो क्या है, समाज के द्वारा हम सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है इसमें। तो सबसे पहले हमारा किसी भी घटना के ऊपर हमारा अटेंशन होनी चाहिए, यानी कि हमारा ध्यान उस की तरफ होना चाहिए, तभी हम क्या है किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात बोली इन्होंने रिटेंशन की, धारण करना। अब जो चीज़ हमने देखी है, ऑब्जर्व की है, ध्यान लगाया है, उस चीज़ को हमें क्या करना है, धारण करना है, ठीक है, यानी कि रिटेंशन करना है, ठीक है। तो जो सोशल मॉडल है वो बिहेवियर में देखने के लिए पहले बोलता है कि हमें चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करना है, फिर रिकॉल करना है और फिर उन चीज़ों को अपने बिहेवियर में धारण करना है। उसके बाद बताया इन्होंने रिप्रोडक्शन, पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का तात्पर्य है कि मॉडल द्वारा दिखाए गए जटिल व्यवहार को अब हमें क्या करना है, सीखना। इस बात पर निर्भर करता है कि कितने कंपोनेंट्स हैं, हमें क्या है, क्या पैटर्न है हमारा सीखने का, तो हम कैसे रिप्रोडक्टिव और एक्यूरेट तरीके से फीडबैक। यहाँ पर रिप्रोडक्शन का मतलब है कि बच्चा पहले ध्यान से सुनता है, फिर उन चीज़ों को धारण करता है और फिर वह उसी तरीके से फीडबैक देता है। और क्या है फीडबैक देने का मतलब, अगर बच्चा सीख रहा है तो फिर वह उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू करता है, तो इसको बोला गया है रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद बात आती है मोटिवेशन की। ऑब्जर्वेशन बिहेवियर से जो भी प्राप्त उसको हुआ है, ऑब्जर्वेशन के जरिए जो जो उसने सीखा है, अब कोई बालक क्या है, आक्रामक व्यवहार के दृश्यों को देखकर आक्रामकता दिखाने का नया कौशल सीख लेता है। तो इसके माता पिता पर नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि ऐसा करेगा तो उसे दंड मिलेगा, तो वह अपने दोस्तों के बीच खुलकर इसको कर सकता है। तो जो उसने बिहेवियर, यानी कि इसने देखा कि मान लीजिए हमने बच्चों को एक मूवी दिखा दी, उस मूवी में क्या है, कुछ बच्चे तो क्या है अच्छे वाली बातें सीखेंगे, कुछ बच्चे विलन वाली बात सीखेंगे, ठीक है। तो उस व्यवहार को भी अपने अंदर वे डाल लेते हैं। तो वे मम्मी पापा के आगे तो ये आक्रामक स्वभाव नहीं दिखाते, क्योंकि उनको पता है मम्मी पापा को अगर उन्होंने उसमें तो उनकी पिटाई हो जाएगी, लेकिन दोस्तों के बीच वे ऐसा करते हैं। तो अगर उनके मम्मी पापा उनको देख भी लेते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो उनको रेनफोर्स कर रहे हैं, ठीक है, उनको मोटिवेट, वही ऐसा व्यवहार नहीं करना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद को ही मोटिवेट कर रहे हैं या अपने फ्रेंड्स को, हाँ भाई तू तो ये रोल बड़े परफेक्ट कर रहा है, ऐसे कर, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कुछ 4 वर्ड इसमें किए गए हैं कि बच्चा समाज से सीखता है। सबसे पहले तो अटेंशन, उसका ध्यान होना चाहिए, रिटेंशन, फिर ऑब्जर्वेशन लर्निंग के जरिए ऑब्जर्व करके देखकर बच्चा क्या करता है, उन चीज़ों को धारण करता है, रिप्रोडक्शन, फिर क्या है उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर करना शुरू कर देता है, यानी कि फीडबैक देना शुरू कर देता है, और फिर क्या है उसको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अब बंडूरा ने क्या है इसमें कुछ घटनाओं को और कुछ चीज़ों को शामिल किया है। इसमें इन्होंने ऑब्जर्वेशन लर्निंग को सोशल लर्निंग भी कहा है, ठीक है, सोशल लर्निंग कहा है। इसमें यह बताया गया है कि अनेक सामाजिक स्थितियां हमारे सामने होती हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं होता, और हमें कैसे व्यवहार करना है ये हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। और इस प्रकार की लर्निंग को इन्होंने मॉडलिंग लर्निंग भी कहा है, ठीक है। तो बंडूरा ने क्या है सोशल लर्निंग थ्योरी दी है, और इस सोशल लर्निंग थ्योरी में उसने 3 फैक्टर्स को शामिल किया है। एक तो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक हमारे सामने क्या क्या इंटरनल इवेंट हैं, और क्या हमारा बिहेवियर है। इन तीनों चीज़ों के आधार पर उसने ऑब्जर्वेशन के बारे में यहाँ पे बात की है। अब देखो भाई स्टेप क्या क्या है इन्होंने वही बात आ गई, अटेंशन वाली आ गई, फिर हम उस व्यवहार को रिमेंबर याद करते हैं या फिर धारण करते हैं। तीसरी बात है वही है, फिर उसको प्रोडक्शन करते हैं, और फिर रेनफोर्समेंट या आप मोटिवेट बोल दो, ठीक है। उसके बाद बता रखी हैं जो सोशल लर्निंग थ्योरी है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसकी विशेषता ये है कि बच्चों का अधिकांश व्यवहार क्या होता है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग के आधार पर होता है। अधिकांश व्यवहार समाज की क्रियाओं को देखकर सीखता है बच्चा। इसमें इंटरनल कॉग्निटिव वेरिएबल्स भी होते हैं, बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, ठीक है। व्यवहार को सीखता बच्चा क्या है, अनुसरण सीखने वाला उन व्यवहारों को ही सीखता है और जो उसको प्रभावित करते हैं, बस कुछ नहीं, वही 2 बात बार बार घुमा के लिख रखी है। उसके बाद इसमें क्या क्या कमियां हैं, इसमें इस सिद्धांत में सबसे बड़ा दोष यह है कि सीखने के लिए आदर्श मॉडल को उपस्थित करना बहुत ही कठिन कार्य है। व्यक्ति के सभी व्यवहार अनुकरण द्वारा नहीं सीखे जा सकते, और ये सुनिश्चित करना कठिन होता है कि ये मॉडल वास्तव में आइडल है या नहीं है। उसके बाद बात आती है हमारी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी की, शिक्षा में इस थ्योरी का
क्या उपयोग है। तो स्कूल में क्या है, जो को करिकुलम एक्टिविटीज हम बच्चे को कराते हैं, तो जो को करिकुलम एक्टिविटीज हम कराते हैं, बड़े बच्चे गेम खेल के दिखाते हैं, छोटे बच्चे उनको देखते हैं तो वो उनकी निकल करते करते वहां पे सीख जाते हैं। दूसरा क्या है, हम अध्यापकों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे टीवी पर कौन सा कार्यक्रम देख रहे हैं और उसे अनुकरणीय कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी कि बच्चे क्या देख रहे हैं तो हमें बच्चे को ऐसा कार्यक्रम देखे जो उसको काम आए, ठीक है, ताकि वो उसकी नकल भी करे तो उसको वो काम आए। और स्कूल में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना ताकि बच्चा ऐसी घटनाएं, ऐसे इवेंट या ऐसे अचीवमेंट टेस्ट वहां पर लागू करना ताकि बच्चा एक दूसरे को देखकर एक दूसरे का अनुकरण करते हुए सीख जाए। ठीक है, कभी कभी ऐसी क्या है कंडीशंस पैदा करनी है जिसमें बच्चे को एक दूसरे की इमिटेशन करते हुए सीखने का मौका मिले। बस ये था आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर। समझ में आ गया? ऋतु क्लियर हो गया बेटा? सारा का सारा क्या है, समाज के ऊपर पड़ा है, नाम से ही पता लग रहा है, एक वर्ड वही बार बार घिसा के लिखा हुआ है। हाँ मैम, थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में। चलिए, अब नेक्स्ट थ्योरीज में दे रखी है आपकी नोम चोमस्की की थ्योरी, लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी। नोम चोमस्की ने क्या है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उससे संबंधित जनरेटिव ग्रामर थ्योरी कहा जाता है। यानी कि नोम चोमस्की ने जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी दी है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी बोलते हैं। एक मिनट बेटा, बहुत ठंडी हवा है, मैं एक बार बंद कर देती हूँ। ठीक है भाई, नोम चोमस्की ने दिया है, इसको क्या है जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी बोला जाता है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के क्षेत्र में क्या है एक बिल्कुल न्यू कंसेप्ट माना जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के मूलभूत धारणा ये है कि ये बच्चे शब्दों की एक निश्चित संख्या में कुछ नियमों का अनुसरण करते हैं और कई वाक्यों का निर्माण भी करते हैं। यानी कि इसकी बेसिक धारणा ये है कि इसमें जो ग्रामर के जो भी रूल्स दिए गए हैं उसमें बच्चे उन रूल्स का अनुसरण करते हैं और वाक्य जो है सेंटेंस की फॉर्मेशन करना सीख जाते हैं। इसने क्या है, हमने कुछ नियम बनाए हैं ग्रामर के, जिनको बच्चे क्या है उन नियमों का पालन करते हुए बच्चे क्या है वाक्य बनाना सीखते हैं। उन्हें ही नोम चोमस्की सिद्धांत या ग्रामेटिक ग्रामर थ्योरी कहा जाता है। उन्होंने क्या है एक ही शब्द को अलग अलग क्रम में क्या है सिस्टमैटिक तरीके से लगाया है और नए नए संदर्भों के साथ व्याकरण के पालन की कुशलता बालकों में छोटी आयु से विकसित होना शुरू हो सकती है। यानी कि नोम चोमस्की ने बताया है कि अगर हम एक सिस्टमैटिक तरीके से रूल्स को फॉलो करें तो हम बच्चे को प्राइमरी लेवल पे ही ग्रामर की चीज़ें सिखा सकते हैं और उस ग्रामर से बच्चे को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, उसकी लैंग्वेज स्किल को डेवलप कर सकते हैं। एक मिनट, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है कि बच्चे ने एक नॉर्मल वाक्य का निर्माण किया कि बच्चे ने खाना खाया। ठीक है, तो हम क्या है एक सेंटेंस से ही बच्चे को हम कई सारे सेंटेंस सिखा सकते हैं। ये नोम चोमस्की ने बोला है कि बच्चे ने खाना खाया विधानार्थक वाक्य है। क्या बच्चे ने खाना खाया प्रश्नवाचक वाक्य है। बच्चे ने पूरा खाना खाया विस्मयादि बोधक वाक्य है। बच्चे खाना खाओ आज्ञा सूचक वाक्य। यानी कि उन्होंने ग्रामर के क्या है कुछ रूल्स दिए जिसमें हम बच्चे को क्या है एक साथ कई तरह के सेंटेंस फॉर्मेशन सिखा सकते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन का मतलब जैसे आप देखो प्रेजेंट टेंस में आप देखते हो 4 टाइप होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो क्या है, जैसे आरती पढ़ती है, ठीक है,
और कॉन्टिन्यूस में आरती पढ़ रही है, आरती पढ़ चुकी है, ठीक है। आरती 2 घंटे पहले से ही पढ़ रही है, ठीक है। तो ये उसने क्या बता दिया, इसने बोला कि हम इस तरीके से बच्चे को सिखाएं ताकि एक साथ वह कई सारे वाक्य फॉर्मेशन करना सीख जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, बच्चों को हमें फॉर्मल ग्रामर द्वारा निर्देशित नहीं बल्कि इनफॉर्मल ग्रामर के नियमों को भी साथ में सिखाना चाहिए, यानी कि हमें बच्चे को क्या है, उसको उपयोग करना बिल्कुल छोटे लेवल से ही सिखाना चाहिए ताकि बच्चा आसानी से उन चीज़ों को सीख जाए, यानी कि बड़ी क्लासेस तक होते होते वो उनको और अच्छे तरीके से सीख जाए। तो चोम्स्की के अनुसार और मेरे ख्याल में ना ये चोम्स्की तो शायद अभी कोरोना के टाइम पे ही, पक्का नहीं पता, एक जो साइकोलॉजिस्ट कोरोना के टाइम पे ही एक्सपायर हुए थे। अब है चोम्स्की के अनुसार लैंग्वेज डेवलपमेंट की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। उन्होंने बताई है कि बच्चे लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक साथ कई भाषाओं को सीखने की क्षमता होती है, यानी कि एक बच्चे के अंदर कई भाषाओं को सीखने की क्षमता होती है। चोम्स्की का विश्वास था कि प्रौढ़ों की अपेक्षा बच्चों को अधिक अंडरस्टैंडिंग होती है। ये बात उन्होंने सही बोली कि जितना हम एक बूढ़े व्यक्ति को समझाने में हमें देर लगती है उतना ही बच्चों को हम क्या है, कॉम्प्रीहेंशन जल्दी सिखा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसान की जो बुद्धि है उसमें भी क्या है, गिरावट आना शुरू हो जाती है। तो अगर हम बाल्यकाल से ही बच्चों को सिखाएंगे तो वो जल्दी क्या है, उस चीज को सीख जाते हैं। और उन्होंने बोला कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वह बायोलॉजिकल, इसके लिए क्या है, जैविक रूप से परिभाषित कार्यक्रम, जेनेटिकली डिफाइंड प्रोग्राम को मुक्त रूप से प्रस्तुत करने की योग्यता और सीधा परिणाम होता है, प्रत्येक बालक में जन्म से ही होती है। यानी कि इन्होंने बोला, नोम चोम्स्की का मानना है कि ये कुछ जेनेटिक भी होती है, यानी कि कुछ बच्चों की जो स्पीड है सीखने की वो जेनेटिक भी होती है। चोम्स्की का ये विश्वास था कि बच्चे भाषा को समझने में जन्मजात योग्यता रखते हैं। वे जैसे ही उनका जन्म होता है वो क्या है, धीरे धीरे लोगों को सुनना शुरू कर देते हैं और रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने बोला कि जो लैंग्वेज को सीखने की जो योग्यता है वो बच्चे की आंतरिक योग्यता है और एक ये यूनिवर्सल है, यानी कि हर एक कंट्री के बच्चे सीखते हैं, ठीक है, चाहे कोई पहले सीखता है चाहे कोई बाद में सीखता है। इसके लिए उन्होंने क्या है, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उन्होंने बोला कि एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी होती है जिसके जरिए भी हम बच्चे को सामान्य व्याकरण के नियम सिखा सकते हैं। अब उन्होंने बोला है कि 3 विचार प्रस्तुत करते हैं, कोग्निटिव ये मानसिक अवस्था होती है, संज्ञानात्मक अवस्था होती है, दूसरा जो भाषा है वह बच्चा उसकी जन्मजात होती है, जन्मजात विशेषता को खोलने पर। और चोम्स्की ने तीसरा बताया है कि जो दिमाग में कंसेप्ट बनते हैं वो सारे के सारे हम इन रूल्स की सहायता से एक पूरा सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या समझ में आया आपको नोम चोम्स्की की में अब तक? मैम इन्होंने ग्रामर के बारे में बात करी है और इन्होंने ये बताया कि ग्रामर को अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से सीखे तो हम जल्दी सीख सकते हैं उसके रूल्स को ध्यान में रखते हुए। और फिर इन्होंने इनकी विशेषताओं का कुछ बताया है कि जैसे हम एक शब्द से कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैम इन्होंने ये भी बताया है। इन्होंने बताया कि जो बुजुर्ग होते हैं उनसे पहले बच्चे सीख जाते हैं, उनमें ज्यादा एबिलिटी होती है सीखने की। और इन्होंने LAD करके एक डिवाइस भी बताया, जो बताया इन्होंने कि हर किसी के माइंड में होता है जिससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। वेरी गुड। अब चोम्स्की ने क्या बताया है, इन्होंने बताया है एविडेंस टू सपोर्ट चोम्स्की थ्योरी। चोम्स्की ने क्या है, कुछ ऐसे एविडेंस भी प्रूफ दिए हैं, कुछ ऐसे प्रूफ भी दिए हैं जो ये बताते हैं कि उनकी थ्योरी बिल्कुल सही है। तो उन्होंने सबसे पहले तो बालक बोलना सीखते समय कभी भी ग्रामर की त्रुटि नहीं करते, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का त्रुटि पूर्ण क्रम। जब बोलना सीखते हैं तो वो ग्रामर की त्रुटि नहीं करते, ठीक है। जब हम बोल रहे हैं तो हम सेंटेंस गड़बड़ नहीं बोल रहे, हाँ, लेकिन पढ़ने की बात आती है हमारी तो हम गड़बड़ करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, छोटा बच्चा वो भी सेंटेंस सही बोल रहा है, हाँ, लेकिन जब उनको पढ़ना या खुद उनको कोई सेंटेंस बनाने को बोल जाए तो वो मिस्टेक करते हैं। तो और कई प्रौढ़ जानबूझकर ग्रामर के आधार पर त्रुटिपूर्ण वाक्य बोलते हैं, तो छोटा बच्चा इस ओर ध्यान देगा।
बच्चे आमतौर पर ऐसी बातें करते हैं जो अनग्रामेटिकली होती है, जैसे माँ गेंद जिन्हें निष्क्रिय नहीं सीखा। जैसे माँ गेंद, आमतौर पर बच्चे क्या है ऐसी बातें भी करते हैं जिसमें ग्रामर के रूल नहीं होते। ये त्रुटियां, मैं खाना खा है केवल अनुकरण द्वारा नहीं सीखी जाती। अब देखो बच्चे ऐसी त्रुटियां नहीं करते कि मैं खाना खा है, या तो बच्चा बोलेगा पूरा सेंटेंस मैं खाना खा रहा हूँ या मैं खाना खाता हूँ ऐसे। तो बच्चे यहाँ पर क्या है ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है चोमस्की का विश्वास है कि लैंग्वेज फैकल्टी में अन्य स्पीसीज भी मनुष्य की तुलना की जा सकती है। हमारे में भाषा योगदान न केवल श्रेष्ठ है बल्कि सिंबॉलिक भी है, जो और किसी प्रजाति में नहीं मिलती। चोमस्की का ये विश्वास है कि जो लैंग्वेज की जो फैसिलिटी है वो संसार में अन्य जो स्पीसीज हैं, अन्य जो जीव जंतु हैं उनकी बजाय मनुष्य में देखी जाती है। यहाँ पर क्या है सिंबल्स भी, मनुष्य क्या है सिंबल्स के द्वारा भी अपनी भाषा को दर्शा रहे। सिंबल्स के द्वारा जैसे हम ABCD लिख रहे हैं, ये सिंबल ही तो है, ठीक है। हम कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसके सिंबल्स को सीखते हैं पहले। चोमस्की के अनुसार बच्चा लैंग्वेज डेवलपमेंट में एक जैसी प्रणाली का अनुकरण करते हैं, चाहे भाषा कोई भी हो। हाँ जी, एक जैसा ही रूल्स फॉलो करते हैं। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो पहले अल्फाबेट सीखोगे, अगर आप हिंदी सीख रहे हो तो भी आप पहले हिंदी वर्णमाला सीखोगे, अगर आप पंजाबी सीख रहे हो तो पहले पंजाबी की वर्णमाला सीखोगे। उसके बाद यानी कि हर एक लैंग्वेज को शुरू करने से पहले आपको उसकी बेसिक जो वर्ड है वो सीखने पड़ते हैं। तो इस प्रकार जो भाषा विकास है वह एक ही सिस्टम के द्वारा सिखाया जाता है। चोमस्की का दावा है कि लैंग्वेज भाषा बालक का भाषा का अंग इस प्रक्रिया द्वारा परिपक्व होता है। यानी कि बच्चे का क्या कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। पहले बच्चे बलबलाना शुरू करते हैं, पहले रोना शुरू करते हैं, फिर बबलाना शुरू करते हैं। यानी कि बिल्कुल छोटा बच्चा हो तो वो पहले रोता ही है, उसको और कुछ काम तो आता नहीं। फिर वह क्या है बलबलाना ब ब ये से द द द प प प ऐसे करना सीख जाता है। फिर क्या है वह वर्ड बोलना सीखता, पापा मामा ऐसे करना सीखता है, और फिर वह वाक्य बनाना सीखता है। यानी कि जो लैंग्वेज फैकल्टी है, पहले बच्चा सभी ध्वनियों का ज्ञान प्राप्त करता है, पहले वह सुनता है, ठीक है। छोटा बच्चा पहले सुनता है और फिर क्या है अपने अंदर एक भाषा का विकास करता है। अब इन्होंने बोला है कि लगभग जो राइट हैंडेड व्यक्ति हैं उनके दिमाग में लेफ्ट हेमिस्फेयर में स्थित होती है। लैंग्वेज का जो सेंटर है वो लेफ्ट हेमिस्फेयर में होता है, और ये जो बाया हाथ यूज करते हैं उनके में राइट हेमिस्फेयर से लैंग्वेज डेवलप होती है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की जो मान लीजिए हम राइट हैंडेड हैं तो हमारे माइंड में जो लैंग्वेज है वो लेफ्ट हैंड जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है हमारे सिर का वहाँ से लैंग्वेज डेवलप होगी, और जो लेफ्ट हैंडेड है उनकी राइट में यानी कि अपोजिट में। अब चोमस्की ने क्या है भाषा के बारे में बताया है कि ये एक इवोल्यूशनरी स्टडी है, ठीक है। उद विकास के अध्ययनों से प्राप्त हुआ है। इसमें ब्रेन सिमेट्री बहुत पहले से पाई जाती है और भाषा के आवश्यक क्षेत्र प्रजातियों में भी विद्यमान है जो सुझाव देते हैं। और धीरे धीरे क्या होती है हमारी भाषा, एकदम से कोई भाषा हमें नहीं आती, धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप हम क्या करते हैं इसका इवोल्यूशन करते हैं, इसको समझते हैं, और फिर पता लगता है लास्ट में हमें कि ग्रेजुअल इवोल्यूशन हमने अर्जित कर लिया है। यानी कि बहुत सारा शब्द भंडार वोकैबुलरी हमने इकट्ठी कर ली है। और इस प्रकार ये भाषा से रिलेटेड जो सूचनाएं हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती है। अब इन्होंने बोला है भाषा क्या है, एक आर्टिफैक्ट है, कला तथ्य है, ठीक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो हमारी भाषा है वह इंटेलेक्चुअल प्रोसेस द्वारा सीखी जाती है जो सभी लर्निंग में सामान्य कॉमन होती है, और लैंग्वेज फैकल्टी में इनेट नहीं मानते। वे अपनी व्याख्या अलग ढंग से करते हैं। मानव अन्य जानवरों में बहुत अधिक उन्नत है क्योंकि वे भाषा का प्रयोग करने योग्य है, और भाषा की इन्होंने भाषा की बोला है कि भाषा क्या है हमारी जो लैंग्वेज वो एक कला तथ्य है, ठीक है। कला तथ्य यानी कि
जो भाषा एक मनुष्य बोलता है, बाकी अदर जो एनिमल्स हैं वो भाषा को नहीं बोल सकते, ठीक है। यानी कि भाषा को सीखने का गुण सिर्फ क्या है, एक इंसान के अंदर है, उसके अंदर इतनी योग्यताएं हैं कि वह भाषा को अर्जित कर सकता है, ठीक है। और ये सिद्ध है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसमें कुछ जेनेटिक कोड होते हैं, उनके कारण क्या है, वह भाषा सीखता है। जैसे मानव जो व्यवहार करता है वह उसके कल्चर के कारण होता है, न कि उसके जेनेटिक के कारण। उदाहरण के लिए खाना पकाना, ये क्या है, हमारे कल्चर के कारण है। सभी मानव जाति के लोग खाना पकाते हैं और सभी मानव अपना खाना पकाते हैं, लेकिन खाना पकाने का कोई जीन नहीं होता है, कोई कुक जीन नहीं होता है। जैविक आधार पर हमें ऐसा करने के लिए कहा जाता, बल्कि खाना पकाने की कला की खोज तो मानव ने ही की है। अब वही देखो, इसने खाना पकाने वाली बात और इसमें डाल दी। इसने बोला है कि लैंग्वेज क्या है, कला है, ठीक है। इसको हम क्या है, एक इंसान लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है, लेकिन इंसान के अलावा और कोई भी स्पीसीज, कोई भी जनजाति, कोई भी प्रजातियां हैं, उनको लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है। और जो हमारी लैंग्वेज है उसके ऊपर हमारे कल्चर का और हमारी अंतरात्मा का यानी कि वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब कोई बंदा खाना बना रहा था, उसके ऊपर उसके कल्चर का इफेक्ट पड़ रहा है, तो ऐसे ही हमारी लैंग्वेज के ऊपर भी हमारे कल्चर का इफेक्ट पड़ता है। तो ये थी आपकी नोम चोम्स्की की थ्योरी। चोम्स्की ने जो लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित जो सिद्धांत दिया है उसमें बालक शब्दों की क्या होती है, एक विशेष संख्या या नियमों का पालन करता है। बच्चा धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप सीखता है, नए नए वाक्य बनाता है, अलग अलग कार्य करता है। प्रत्येक बालक क्या है, एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन या ढंग से सीखता है। बालक की लैंग्वेज डेवलपमेंट की प्रोसेस हो सकती है, और साथ ही बच्चे औरों की दूसरी चीज़ों को भी सीखते हैं और प्रोडक्टिविटी भी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये थी चोम्स्की की थ्योरी, समझ में आ गई। यस मैम। ठीक है। अब इस यूनिट में और क्या है, अब इस यूनिट में है साइको कल्चरल वेरिएशन इन लैंग्वेज, एसेंट, डिफरेंस इन कम्युनिकेशन, लिंग्विस्टिक वेरिएशन, इम्प्लीकेशन ऑफ मल्टी कल्चरल क्लासरूम। आरती, मैंने कौन सा टॉपिक दिया था बेटा आपको कल? मैम ये क्वेश्चन था मेरा, बहुभाषी कक्षा कक्ष से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो इसको बताओ बेटा। मैम बहुभाषी कक्षा कक्ष से ये अभिप्राय है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक भाषाओं को पढ़ाया जाता हो। हाँ जी। जैसे कि हमारे इंडिया में है, कक्षा में जो होता है एक लैंग्वेज तो उनकी मदर टंग होती है बच्चों की, सेकंड लैंग्वेज जो होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज करी जाती है, और थर्ड जो फोर्थ लैंग्वेज होती है वो उनके इंटरेस्ट के बेस पे होती है जो बच्चे पढ़ते हैं मैम। बस मैम इतना ही पैराग्राफ दे रखा है मेरी बुक में तो, छोटा सा ही। हाँ, छोटा सा ही, मेरी में भी छोटा सा ही है ये। मल्टी कल्चरल क्लासरूम क्या होता है, बड़ा नहीं दे रखा। एक बार ना इसको समझा दो मैम माइक ऑफ है आपका। ताकि रितु को भी क्लियर हो जाए। एक बार फिर से समझा दो, मेरे में भी बिल्कुल छोटा सा ही दे रखा है, मतलब एक पैराग्राफ की फॉर्म में दे रखा है। यस मैम। मैम इन्होंने बताया कि जो बहुभाषी कक्षा कक्ष होता है उसमें जो होता है 2 से अधिक भाषाओं को पढ़ाया जाता है बच्चों को। हाँ जी। एक एक लैंग्वेज तो उनकी मदर टंग होती है, जो बच्चे अपनी अपनी एरिया से आते हैं तो उनकी जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में उनको पढ़ाना शुरू करते हैं। सेकंड लैंग्वेज जो होती है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो यूज की जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे अंग्रेजी को बोलते हैं सेकंड लैंग्वेज। हाँ जी। और मैम थर्ड और फोर्थ लैंग्वेज जो होती है वो उनके इंटरेस्ट पे होती है, जैसे जो मोमडन लोग होते हैं उनको उर्दू पढ़नी होती है, और जो हम हिंदू होते हैं हमें संस्कृत पढ़नी होती है मैम।
हाँ जी। और अब सरकार ने भी क्या है, नई एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू कर दिया है, जिसमें क्या है, एक आपकी हिंदी और संस्कृत को भी कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। तीसरी क्या है, आप एक इंटरनेशनल लैंग्वेज चूज कर सकते हो, जैसे ही अब तो इंग्लिश को भी क्या कर दिया उन्हें, ऑप्शनल में डाल दिया है, ठीक है। इंग्लिश की जगह आप फ्रेंच भी ले सकते हो और कुछ भी ले सकते हो, ये डाल दिया। यानी कि जो त्रिस्तरीय भाषा फार्मूला इन्होंने लागू किया कि 3 लैंग्वेज अब बच्चे को पढ़नी ही पड़ेंगी। हिंदी इंग्लिश तो है ही, थर्ड क्या है, आप कोई भी ले सकते हो, आप संस्कृत लो, उर्दू लो, पंजाबी लो, ठीक है। जैसे हमारा जो एरिया है, इस साइड का एरिया, नॉर्थ वाला एरिया, यहाँ पर तो बच्चे क्या है, संस्कृत लेंगे, पंजाब में पंजाबी ले लेंगे, साउथ की साइड जो अदर भाषा है जैसे तेलुगु हो गई, तमिल हो गई, कन्नड़ हो गई, ये लैंग्वेज वो ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो जैसे आरती ने बताया, कुछ लोग क्या है, उर्दू को प्रेफर करेंगे। तो ये थी हमारी मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम, मल्टीलिंगुअल। उसके बाद इसमें क्या है, मल्टी क्लासरूम, लिंग्विस्टिक वेरिएशन, स्टोरी टेलिंग का मैंने उसको दिया था। स्टोरी टेलिंग क्या होती है, एक मिनट रुको, साइको कल्चरल, ये तो था बेटा आपने जो पढ़ाया, ये तो बताया था आपने मल्टी लिंगुअल वाला, यानी कि कई सारी भाषाओं का जो एक साथ, एक है मल्टी कल्चर, साइको कल्चर वेरिएशन इन लैंग्वेज। ये और पढ़ो बेटा कि संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारी लैंग्वेज पर, अलग अलग संस्कृति का। जैसे आपने एक एग्जांपल लिया था ना कि मोमडन क्या है, वो उर्दू पढ़ते हैं, और जैसे हमारे साइड के हैं जो ये संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो इसका भी कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो इसने बोला है ये कि साइको कल्चर वेरिएशन इन लैंग्वेज, भाषा में सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता किस प्रकार है। एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ दो। मैम क्या ये 2 टॉपिक हो गया है, व्यवहारवाद की समीक्षा और दूसरा टॉपिक भाषा के उपयोग, बारी लेना, ये टॉपिक हो गया है क्या कल? हाँ जी, कल हो गया था ये टॉपिक। ओके मैम। कल मैंने ना एक ही थ्योरी करवाई थी, क्योंकि वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थ्योरी थी, तो उसके साथ मैंने ना कुछ इजी क्वेश्चन करा दिए थे। बेटा आपने जो ये बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल वाला बताया है, इसमें इम्पैक्ट ऑफ टीचर और ये नहीं बता रखा। मैम नहीं, बस एक पैराग्राफ दे रखा है, फिर उसके बाद इन्होंने शिक्षा शास्त्री यंत्र के बारे में बता दिया है, कहानी कथन का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें बीच वाला तो ये रह गया है साइको कल्चरल वेरिएशन वाला, और ये बाइलिंगुअल मल्टीलिंगुअल आपने बता दिया कि एक साथ कई सारी भाषाओं को। एक है इसमें कि टीचर्स, क्या हो गया ऋतु? मैम ये 102 पेज पे इसकी बात करें ना, भाषा की सामाजिक संस्कृति अंतर एवं बहुसंस्कृति। आरती बताओ बेटा किसकी बात कर रहे हो, मेरे में मेरी अलग बुक है ना, मेरी में तो यस मैम, यही वाला है कि भाषा में सामाजिक सांस्कृतिक अंतर का बहुसांस्कृतिक सांस्कृतिक कक्षा कक्ष के लिए क्रियान्वयन कीजिए। हाँ हाँ यही है। यही वाला ना, साइको कल्चरल वेरिएशन, सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता। एक बार इसको पढ़ के देखो। हाँ जी मैम, यही है। एक बार इसको पढ़ो और बेटा बताओ मुझे क्या इसमें समझ में आया, क्योंकि बिल्कुल इजी टॉपिक है ये।